तो हमने पढ़ा था कि कितने पीएच पर अम्ल होता है, कितने पीएच पर क्षार होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है, किधर की तरफ जाता है, तब 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा वो विलयन, और अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय प्रवृत्ति का विलयन होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि विलयन है, जैसे कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है, कोई भी है, तो ये अम्ल और क्षार हमारे जीवन है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम उसे कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारी दिनचर्या में कैसे काम आ रही है, हमारे क्या काम आ रही है ये अम्ल, जिसे हम रोज देखते हो, समझते हो, जानते हो कि ये अम्ल हमारे यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है, जब तक कोई चीज काम नहीं आएगी ना तब तक वो वेस्ट है। अगर कोई चीज हम तभी समझ सकते हैं तब उसे हमने देखा हो, जाना हो, कुछ भी किया हो। ठीक है, तो हमारे शरीर, हमारी दिनचर्या में कुछ पीएच मान हमारे जो काम आते हैं, जो पीएच फिक्स है, उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में पीएच, अगर हमारे जो पीएच है वो बिगड़ जाएगा तो हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला है मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमारे मुंह का पीएच है वो 5.5 होता है, अगर 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि 5.5 से कम हो गया तो क्या होगा, हमारे दांत हैं वो छः मतलब दांत धीरे 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 टूटने लग जाएंगे। ठीक है सर, टूटने लग जाएंगे, क्यों टूटने लग जाएंगे? ठीक है, क्यों टूटने लग जाएंगे? क्योंकि 5.5 से कम होगा तो उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती जाएगी, और अम्लीय प्रवृत्ति होने के कारण जो दांत है, दांतों में सड़न गलन धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि हमारे दांतों की जो पीएच है वो 5.5 से कम न हो। क्या करना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों में, जैसे कि दांतों पर एक परत सी आ जाती है, हम जीभ लगाकर देखते हैं तब हमें महसूस होता है कि दांतों पर एक परत सी, जंग सी छा गई है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा दिनों तक ब्रश नहीं करते तो दांत पीले भी हो जाते हैं और दांतों में सड़न लग जाती है, कीड़ी जिसे कहते हैं, काली काली परत छा जाती है दांतों पर। ठीक है, वो होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है धीरे 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 दांत खरने लग जाते हैं, टूट 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 के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें क्षारीय प्रवृत्ति की ब्रश करनी चाहिए। कोलगेट क्षारीय ही होती है सभी। ठीक है, कोई सी कोलगेट कर सकते हो आप। ठीक है, कोलगेट करेंगे तो हमारे मुंह का पीएच वो लेवल में आ जाएगा और वो फिर से ही 5.5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ब्रश कर लेते हैं, ब्रश करने के बाद में हमारे मुंह का पीएच बिल्कुल 5.5 हो जाता है। ठीक है, फिर 5.5 होने के बाद में जब हम जो कोलगेट होता है उसको अगर हम चखेंगे तो हमें कड़वा कड़वा प्रतीत होगा। ठीक है, क्योंकि 5.5 हो गया, अगर ज़्यादा करेंगे तो वह पीएच है वो बढ़ता चला जाएगा और हमें कड़वा कड़वा स्वाद आएगा। ठीक है, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। जैसे कि पीएच का तो पौधों में बहुत तगड़ा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, कैसा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि कोई पौधा है तो उस पौधे का भी पीएच फिक्स होना चाहिए। पौधे के पीएच भी फिक्स होता है कि जब पौधे की पीएच 5.5 होगी, अर्थात पौधे की पीएच अगर 6 होगी तो वह अच्छी तरह ग्रो करेगा, और अगर उसकी आवश्यकता अनुसार उसे पीएच नहीं मिली तो वह कुमल जाएगा या उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी या फिर वो वृद्धि नहीं करेगा। ऐसी कुछ समस्याएं आने लग जाती है, इसलिए अलग अलग पौधों का पीएच भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि प्रजाति का पीएच तो एक ही होता है, जैसे कि बाजरा है, बाजरे की फसल है, तो बाजरे की फसल को पीएच 5, 5.6, 5.7 इतना ही चाहिए। ठीक है, और इससे ये साबित होता है कि जो फसल है, फसल का पीएच एक समान होता है। जैसे कि फसल को एक ही समान पीएच की आवश्यकता होती है। जैसे कि गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल का पीएच अलग होता है। जैसे सब फसलों के अलग अलग पीएच होते हैं, हर पौधों के भी अलग अलग पीएच होते हैं। ठीक है, और पौधों को पीएच मान, जो विशिष्ट पीएच है उसकी आवश्यकता होती है अच्छी तरह ग्रो करने के लिए। अगर उन्हें उनका जो विशिष्ट पीएच नहीं मिलेगा तो वो अच्छी तरह पज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच तक कार्य करता है। जो हमारा शरीर है वो किस पीएच पर कार्य करता है? ठीक है, हमारा शरीर 7 का अर्थ होता है उदासीन, 7 या फिर 7.8 पीएच तक कार्य करता है। ठीक है, 7 उदासीन हो या फिर थोड़ा हल्का
क्षारीय हो जाए तो हमारा शरीर कार्य करता है, अगर इससे ज़्यादा पीएच हो गई तो हमारा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, हमें डिसऑर्डर्स अर्थात कोई भी किसी प्रकार की बीमारियां होने लग जाएंगी और हम बीमार भी पड़ सकते हैं अगर हमारे शरीर का पीएच संतुलित नहीं रहा तो। कितना नहीं रहा तो अगर 7 या 7.8 तक कितने लेवल होना चाहिए, 7 या 7.2, 7.3, 7.4 इतने तक होगा तो नॉर्मल है, और अगर 7.8 हुआ तो अधिकतम है, इससे ज़्यादा हुआ तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, जल का भी पीएच एक निश्चित होता है, जैसे वर्षा के जल का पीएच 5.6 होता है। ठीक है, और अगर ये पीएच 5.6 से कम होने लग गया, जैसे कि 5.3 हो गया, 5.2 हो गया, 4.1 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है तो जो जल का पीएच है, वर्षा जल का पीएच, तो उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे, क्योंकि जैसे ही पीएच इसका कम होता जाएगा तो वो अम्ल में बदलता जाएगा, अम्ल गहरा होता चला जाएगा और उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा होगी तो उससे हमें क्या नुकसान है, हम क्या करें कि अम्लीय वर्षा न हो। ठीक है, तो क्या करें, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर अम्लीय वर्षा मान लो हो रही है, ये तो अम्लीय वर्षा से हमें क्या नुकसान है। ठीक है, क्या नुकसान है, देखिए जैसे ताजमहल है, ताजमहल तो आपने देखा या नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, देखेंगे अभी आगे। तो क्या होता है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल बिल्कुल व्हाइट कलर का था पहले, यह अब तो अनेक प्रकार की गंदगियां वगैरह से अम्लीय वर्षा बढ़ गई है। पहले ताजमहल बिल्कुल सफेद झकता, बिल्कुल सफेद सफेद, बिल्कुल बर्फान सफेद, इतना सफेद था कि देखने पर आदमी अचंभित रह जाए। ठीक है, और फिर क्या है, धीरे धीरे अम्लीय वर्षा शुरू हो गई, तो अम्लीय वर्षा से जो ताजमहल है उसका कलर धीरे धीरे पीला होता चला जा रहा है। ठीक है, पीला होकर उसके जो पत्थर है, उसका जो अनमोल एक ऐसा पत्थर, ताजमहल कोई दूसरा नहीं है दुनिया में, और आपको पता है ताजमहल कितनी सुंदर बनावट है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका रंग पीला होता जा रहा है, उससे ताजमहल को बहुत बहुत गहरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा को नहीं रोका गया या फिर प्रकृति की शुद्धता पर कार्य नहीं किया गया तो एक दिन ताजमहल बिल्कुल पीला हो जाएगा और वो उसकी जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगर 5.6 से कम हो गया तो अम्लीय वर्षा होगी, अम्लीय वर्षा होगी तो जैसे समुद्रों का जल भी अम्लीय हो जाएगा, फिर उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे मछलियाँ आदि हैं वो भी नष्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो अम्लीय वर्षा हो न हो इसलिए हमें प्रकृति को शुद्ध रखनी चाहिए। जो प्रकृति में होने वाली अनोन्य गैसें हैं जो हानिकारक होती हैं वे गैस से ही ऊपर जाती हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों के साथ वो जो गैसें हैं वो मिक्स होकर जमीन पर गिरती हैं, जैसे ताजमहल पर गिरती है तो उसका रंग भी धीरे धीरे सफेद से पीला होने लग गया है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। अगला देखते हैं, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। ठीक है, जैसे कि मधुमक्खी हमारे डंक लगा देती है तो डंक लगाने के बाद हमारे वहां पर लाल हो जाता है और धीरे धीरे जलन व दर्द होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर मधुमक्खी काटे तो अम्लीय हो जाता है, डंक अम्लीय होता है उसका, तो अम्लीय को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे अम्ल को हटाने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्षारक का यूज करना चाहिए। अब क्षारक का उदाहरण मैंने आपको पढ़ाया था, साबुन जो हर घर में मिल जाता है। जैसे कि मधुमक्खी ने हाथ पे काट लिया, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर उसका डंक है जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अगर वह डंक अभी भी हाथ में ही है तो हमें जो साबुन है उसको उस पर रगड़ लेना चाहिए, जिससे उसकी अम्लीयता समाप्त हो जाएगी और उदासीन हो जाएगा, और जिससे हमें जलन और दर्द महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट हमारा। देखिए, खाना खाने के बाद पेट की अम्लता बढ़ जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पेट में अम्लता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, देखिए, जिससे पेट में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द सा महसूस होता है। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्षारक, इनो आदि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे पेट में कुछ दर्द सा होने लग जाता है या फिर कोई गैस एसिडिटी हो जाती है, तो क्या करें, उससे क्या होता है, हमारे पेट की अम्लता है वो बढ़ जाती है।
अब अम्लता बढ़ गई पेट की तो क्या करें, अम्लता को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उदासीन बनाने के लिए, अम्ल को उदासीन बनाने के लिए क्षारक का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो लवण बन जाएगा। ठीक है, तो क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो क्षारक, कौन सा क्षारक ले, इसमें ऐसे नहीं ले सकते हम, तो क्या ले, क्षारक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, इनो। इनो एक क्षारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे जल में डालकर और पीते हैं तो जिससे पेट की अम्लता दूर हो जाती है। हमारे पास इनो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये इनो। जैसे हमारे पेट में दर्द या फिर कुछ जलन वलन होती है तो क्या करते हैं, इसे यहाँ से फाड़ते हैं और एक गिलास जल में डालकर पी जाते हैं। 2 मिनट या कुछ देर के बाद में हमें रिलीफ मिल जाता है दर्द से और उदासीन बन जाता है, जो पेट की अम्लता है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करने से मुंह का पीएच कम हो जाता है, वह मुंह में सड़न प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जैसे खाना खा लिया हमने, खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद दांतों में जो खाना है उसके टुकड़े, रोटी के टुकड़े फंसे रह जाते हैं, या फिर दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें फंसे रह जाते हैं। तो वह क्या है, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो दांतों के बीच में ही फंसे रहेंगे और धीरे धीरे उनमें से क्या होने लग जाएगा, उनमें सड़न, गलन, बदबू सी प्रारंभ हो जाएगी, जिससे मुंह में से भी बदबू आने लग जाती है और मुंह का पीएच है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या किया जाए, अम्लीय प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने बता दिया, अम्लीय प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए क्षारीय माध्यम का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या क्षारीय करें, कोलगेट जैसे हम कोलगेट लेकर करते हैं तो दांतों में से ब्रश से जो खाना है वो भी हट जाता है और जो मुंह का पीएच कम हो जाता है वो भी लेवल में हो जाता है और उदासीन बन जाता है। इस प्रकार जो ये पॉइंट है वो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये पॉइंट हमारे अगला पढ़ेंगे। हमने अम्ल व क्षारक के बारे में खूब डिटेल से पढ़ लिया क्या होते हैं, अब लवण के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लवण के बारे में। ठीक है, और आपने अगर इस चैप्टर की या फिर इससे पहले वाले फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको मिस कर दिया है तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। और इस चैप्टर के भी कुछ वीडियोस मिस कर दिए हैं तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए, पूरा कोर्स करवाएंगे इस चैनल पर हम आपको। जल में क्षारक OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये क्षारक है, इसको जल में डाला तो Na+ और OH- में टूट गया। जब अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय सावधानी है, पहले सावधानी है, अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय धीरे धीरे डालना है। जल में अम्ल व क्षारक को हमें धीरे धीरे डालना है, न कि एक साथ डाल देना है, ऐसा नहीं करना है, एक साथ नहीं डालना है बिल्कुल भी, धीरे धीरे दोनों को डालेंगे। और यह प्रक्रिया अत्यधिक उष्ण से भी होती है, इसलिए कांच पात्र को धीरे धीरे हिलाते रहना है, वरना नहीं हिलाएंगे तो कांच पात्र फट भी सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए जब इसमें अम्ल व क्षारक को डालेंगे जल में तो हमें धीरे धीरे कांच पात्र को भी हिलाते रहना है। हमने पढ़ा था कि जब धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण, जल और CO2 गैस बनती है। तो उस अभिक्रिया में बनने वाली गैस CO2 है, ये कैसे पता चलेगा हमें, तो उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं CO2 का परीक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 का परीक्षण करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, इसमें चूने के पानी से CO2 प्रवाहित करवाने पर चूने का पानी सफेद हो जाता है। तो चूने का पानी है उसमें से अगर हम CO2 गैस को प्रवाहित कराएंगे तो जो चूने का पानी है वो सफेद या फिर दूधिया रंग का हो जाता है। अब इस अभिक्रिया में हम चूने के पानी से CO2 गैस को प्रवाहित करवाएंगे, अगर चूने का पानी सफेद हो गया या दूधिया हो गया तो हमें पता लग जाएगा कि ये गैस है वो CO2 है। अगर दूधिया नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये CO2 गैस नहीं थी। CO2 गैस चूने के पानी से प्रवाहित होने पर दूधिया या सफेद रंग की हो जाती है। देखते हैं अभिक्रिया को, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। CaOH2 का होल ट्वाइस, ये जो है ये चूने के पानी का सूत्र है। इसमें से जब CO2 प्रवाहित करवाएंगे तो CaCO3 दूधिया रंग का हो जाएगा जल में। ठीक है, और अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कराने पर, अधिक मात्रा में अगर हम जल में CO2 प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा, अगर हम पानी के दूधिया होने के बाद में भी उसमें से जो अभिकारक बनेगा उसमें से लगातार CO2 प्रवाहित करवाते ही रहेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ था इसमें और भी अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करवाई जा रही है तो क्या होगा, CO3 का होल ट्वाइस, अर्थात ये जो उत्पाद बनेगा वो रंगहीन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दूध या जल में अधिक मात्रा में और CO2 प्रोवाइड कराएंगे तो जो उसका रंग है वो वापस बिना रंग का हो जाएगा या फिर पारदर्शी हो जाएगा। जो दूध या रंग होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, वो पहले जैसा ही बन जाएगा। ये उत्पाद बन जाएगा जो कि पारदर्शी होता है जल की तरह। तो हम देखते हैं अभिक्रिया, देख ली तो फिर इसमें देखते हैं स्टैंड में अभिक्रिया, चित्र के द्वारा समझते हैं इसको। देखिए ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड से ये नली को पकड़ रखी है, पीपेट नली को, और इसमें यहां पर लगा रखा है कॉर्क।
जिससे कि जो गैस निकलेगी वो नली के द्वारा ही जाए, इधर होके बाहर नहीं निकले। इस नली के द्वारा ये जो नली है इसमें गैस प्रवाहित करवाई जा रही है। इसमें लेते हैं हम, इसमें HCl और Na2CO3 लेते हैं। Na2CO3 इसमें से H और इसमें HCl दोनों का मिश्रण लेते हैं तो क्या बनता है, हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक, अम्ल और लवण के जब क्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस बनती है। तो इससे जो गैस बनेगी वो CO2 है कि नहीं है, इसलिए हम इसे इसमें चूने का पानी है, अगर इस गैस के द्वारा चूने का पानी दूधिया रंग का हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये CO2 गैस है। अगर दूधिया रंग का नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि CO2 गैस नहीं है। ये इसमें लिया गया है चूने का पानी और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करवाएंगे इसमें तो ये रंगहीन हो जाएगा, पानी जैसे कलर का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये HCl अम्ल लेते हैं, ये अम्ल और ये है धातु कार्बोनेट। अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल और CO2 गैस बनती है। तो इसमें जल और लवण रह जाएंगे और जो गैस है वो ऊपर होकर इसमें नली में चली जाएगी। इस नली में जाने के बाद अगर ये जो चूने का पानी है वो दूधिया रंग का हो गया तो हम समझ जाएंगे कि CO2 गैस है, और नहीं हुआ तो समझ जाएंगे CO2 गैस नहीं है। ये क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जो हम लैब में करवाते हैं इस स्टैंड पर इस नली को लगाकर। तो हम देखते हैं कि दूधिया रंग का पानी होता है तो फिर कैसे होता है, वो चॉक पाउडर की तरह होता है, कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाता है। कैसे, देखिए जैसे कि ये एक बीकर है, इस बीकर में हम जल लेते हैं, इस बीकर में हम जल लेते हैं। जल में अगर हम चॉक पाउडर को डालेंगे तो क्या होगा, चॉक पाउडर कुछ देर तक इस पानी को दूधिया कर देगा और फिर अंत में नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार इसमें होता है, कुछ देर तक चूने के पानी को CO2 गैस दूधिया कर देती है और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कराने पर वो नीचे की तरफ जम जाता है और ऊपर का पानी पारदर्शी हो जाता है। उसमें फिर CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाता है जो कि एक पारदर्शी पदार्थ होता है। इसलिए जैसे ही चॉक पाउडर कार्य करता है वैसे ही चूने के पानी में CO2 गैस कार्य करती है। ठीक है, ये है बीकर, ये जल, ये चॉक पाउडर। जिस प्रकार चॉक पाउडर कार्य करता है जल में, उसी प्रकार CO2 गैस चूने के पानी में CO2 गैस कार्य करती है। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा ली, धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवा ली। अब देखते हैं कि अगर अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है। देखते हैं, जब अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमेशा लवण और जल बनेगा। देखते हैं समीकरण के द्वारा, जब HCl की अभिक्रिया NaOH क्षारक के साथ करवाई जाएगी तो लवण NaCl और जल बनेगा। ठीक है, ये एक लवण है, NaOH एक क्षारक है और HCl एक अम्ल है। ठीक है, लवण और जल बनेगा हमेशा, जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, एक परिभाषा आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो वो दोनों आपस में प्रभाव को नष्ट करके लवण और जल का निर्माण करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। उसमें न तो अम्ल का प्रभाव होगा न क्षार का प्रभाव होगा, दोनों मिलकर एक लवण और जल बना देंगे। उसमें दोनों का ही प्रभाव आपस में ही नष्ट हो जाता है एक दूसरे। देखिए इसमें लिखा भी है, इस अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बना देते हैं। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल ही बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। जैसे कि अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करेंगे तो उदासीन होकर एक लवण बनाएंगे और जल का निर्माण करेंगे। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और उसका पाठ 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। पाठ पूरा कवर कर लिया हमने, सिर्फ आज कर देंगे पूरा पाठ को, आज समाप्त कर देंगे पाठ को। पहला पाठ हमने पढ़ा दिया है, आपको पता है। और अगर आपने उस पाठ को और इस दूसरे पाठ की वीडियो को मिस कर दिया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को खोलेंगे तो आपको साइंस के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उस प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस क्रम वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो देखते हैं, हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, क्षारक के बारे में पढ़ लिया था और अब पढ़ते हैं लवण के बारे में। अम्ल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं हम लवण। लवण क्या होते हैं? लवण हमने पहले भी बता दिया और अभी बता रहे हैं। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल प्लस क्षार तो क्या बनेंगे? लवण प्लस जल।
ठीक है। और अम्ल, अम्ल क्या लिया है हमने, HCl अम्ल ले लिया, और क्षार, क्षार क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। NaCl एक लवण है और H2O जल है ही, और NaOH एक क्षार है, ठीक है। और अम्ल यहाँ पर HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये बनेंगे। और हम लवण के बारे में पढ़े तो हमने यही देखना है कि लवण कैसे बनते हैं, ठीक है। तो लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें लवण और जल प्राप्त होगा, हमें मतलब सिर्फ लवण से, क्योंकि हम पढ़ भी लवण रहे। तो लवण कैसे बन रहा है, अम्ल और क्षारक मिलकर लवण बनाते हैं। लवण क्या होते हैं, लवण उदासीन होते हैं जो अम्ल और क्षारकों के मिलने से बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा दी आपको, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियोस में जाकर देख लीजिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला टॉपिक है लवण से रसायन बनाना। जो ये लवण बना है इससे हम कौन कौन से रसायन बना सकते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के रसायन बना सकते हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं और किसी कार्य में भी काम आते हो, ऐसे लवण देखेंगे हम। ऐसे लवणों से कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं, उनमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaH2 NaOH2, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ठीक है, वो देखेंगे हम। लवण से किस प्रकार बनाते हैं। अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है लवण से। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, धोने का सोडा। धोने का सोडा आप जानते हैं सब, जो कपड़ों को धोने के लिए काम में लिया जाता है। बेकिंग सोडा जिसको डाला जाता है खाने वगैरह में, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरी तरह पढ़ेंगे। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये पेरिस क्यों रखा गया, क्योंकि पेरिस आप सब जानते हैं एक जगह का नाम है, सिटी, जो हाँ बहुत ही लोग घूमने जाते हैं, देखने लायक स्थल है। मैं तो नहीं गया, लेकिन आप जाके देखना, मैं तो सपनों में ही घूम लूंगा, खैर, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस क्यों नाम रखा गया इसका, पेरिस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले इसको जो बनाया गया था वो पेरिस में ही बनाया गया था, इसलिए इसका नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। आप सब इनके उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो हम प्लास्टर करवा के आते हैं, ठीक है, वो प्लास्टर वही होता है POP। या फिर मकान है, किसी मकान की छत में जो डिजाइन बनाई जाती है वो POP होता है। पुट्टी होती है, वॉल पुट्टियां, उनमें POP की मात्रा डाली जाती है, ठीक है। जो मकान की छत में हम लगवाते हैं POP, उससे मकान अच्छा दिखता है, इसलिए इसका उपयोग अब अनेक चीजों में किया जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले पेज पर, पांचों चीजों को। और लवण से देखेंगे कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं, वो रसायन किस प्रकार बनाए जा सकते हैं, इनकी समीकरण पढ़ेंगे। तो क्या है देखिए, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। NaCl इसका मतलब है जब नमक का, NaCl नमक होता है सब जानते हैं, NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो हमें क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। समीकरण देख लेते हैं। NaCl के विलयन में जब NaCl है, NaCl के जलीय विलयन में, ये जल ले लिया, इसके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, ठीक है, विद्युत धारा, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित कराई तो क्या बन गया, हमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन मिल रहा है और एक क्षारक मिल रहा है। NaOH क्षारक है, अब सब जानते हो, और ये जल में घुलनशील है। इसका मतलब मैंने पढ़ा था आपको, क्षार क्या होते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। ये NaOH जल में घुलनशील है इसलिए इसे क्षार भी कह सकते हैं। क्लोरीन प्राप्त हुई इसलिए क्लोर, और क्षारक प्राप्त हुआ इसलिए क्षार, और अभिक्रिया हो रही है इसलिए क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में, ठीक है। और इसको चित्र के द्वारा जो ये गैसें हैं वो क्या काम आती है, ये क्या काम आता है, उसको आगे अगले पेज पर पढ़ते हैं। देखिए हमने जो अभिक्रिया पढ़ी थी कि जो NaCl है उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर हमें NaOH, Cl2 गैस और H2 गैस प्राप्त होती है, ठीक है। इन गैसों का काम क्या है, ये गैसें क्या काम आती है, ठीक है। ये होने के बाद में इनसे कौन कौन से रसायन बनाए जाते हैं, ठीक है। हम यही तो पढ़ रहे थे कि रसायन बनाए जाते हैं, लवण से रसायन बनाए जा सकते हैं, और NaOH लवण से कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं, और इनमें जो गैसें होती हैं, गैसें रिलीज होती हैं अभिक्रिया करवाने के बाद, जैसे Cl2, H2, इन गैसों का भी क्या उपयोग होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो NaCl की क्रिया जल से कराने पर तीन चीजें हमें प्राप्त होती हैं, तीनों चीजों को पढ़ेंगे हम। तीनों चीजें क्या क्या काम में आती है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जब NaCl के जलीय विलयन में हम करंट लगाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होगी। और जो कैथोड है, कैथोड के पास में हमें NaOH क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, कैथोड के पास, ठीक है, याद रखना और नोट्स बनाते जाना, ठीक है। तो H2 गैस, ठीक है, इससे क्या क्या बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। H2 गैस ईंधन में काम आती है, जैसे कोई ईंधन बनाना है, ईंधन डायरेक्ट बन के नहीं आते, इन्हें फिल्टर किया जाता है, तो इन्हें फिल्टर करने में और वगैरह वगैरह में H2 गैस यूज आती है। मार्गरीन में वह खाद के लिए, ठीक है, मार्गरीन पदार्थ होता है एक जहरीला वो बनाने में, खाद के लिए, खाद बनाने में, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, जैसे कि फसलों को अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए, फसलों को अच्छी तरह से वृद्धि करने के लिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, उसका हम खाद बनाते हैं, ठीक है, खाद बनाने के लिए। और अमोनिया बनाने में भी काम आती है, ठीक है।
Cl2 गैस, Cl2 गैस क्या काम आती है? क्लोरीन गैस, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, छोटी छोटी बातें हैं वो आप याद रख लेना, ठीक है। जल की स्वच्छता, जल की स्वच्छता क्या काम आती है? ठीक, क्लोरीन है वो क्या काम आती है? ये जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए काम आती है, ठीक है। कोई अशुद्ध जल है या फिर कोई जल है जिसको हमें साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करवाएंगे तो वो जल स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में भी यूज किया जाता है इसका। क्या स्विमिंग पूल में कैसे यूज किया जाता है? आप पूछेंगे स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का क्या काम है भाई, ठीक है। तो क्या काम है, देखिए स्विमिंग पूल में जल डाला जाता है, ठीक है। तो आपको पता है स्विमिंग पूल में एक साथ ही 2-3 टैंकर जल डाला जाता है, बहुत बड़ा होता है स्विमिंग पूल। तो क्या करें, जैसे कि एक दिन में पानी अशुद्ध हो गया या फिर किसी तरह से गंदा हो गया तो इतना सारा पानी वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसको निकालेंगे फिर नया पानी डलवाएंगे तो खर्चा भी बहुत होगा और जल भी वेस्ट होगा। इसलिए क्या करते हैं, उसमें से क्लोरीन गैस से उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। जैसे इस जल को स्वच्छ करेंगे वैसे भी इस जल को भी क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इससे पानी फिर से स्वच्छ हो जाता है और उसी पानी को वापस उसमें डाल देते हैं, ठीक है। पीवीसी पाइप बनाने में जो पाइप आते हैं पीवीसी कंपनी के, जैसे पानी को वहां से वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो प्लम्बरिंग की जाती है पीवीसी पाइप, उन पाइपों को बनाने में भी क्या है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक बनाने में, जैसे कि कोई रोग लग जाता है पेड़ के, जैसे कि पेड़ की पत्तियों का पीला होना, उनको उनके जो रोगाणुनाशक बनाने के लिए, उनके निवारण के लिए जो रोगाणुनाशक बनाए जाते हैं ना, उनमें भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक बनाने में, जैसे किसी फसल पे कीड़े लग जाते हैं, कुछ लग जाते हैं, तो ऐसे कीड़ों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक बनाए जाते हैं नए नए प्रकार के। जैसे कि आपको बता दूं मैं, जैसे कि पाउडर्स बनाई जाती है, आप देखते हैं कीड़ों को मारने के लिए नई नई प्रकार के पाउडर बनाए जाते हैं और हम देते भी हैं पेड़ों में, ठीक है, जिससे कीड़े क्या है नष्ट हो जाते हैं और फसल बच जाती है, ठीक है। ऐसे कीटनाशक बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला है NaOH। NaOH का क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया ये लवण है और लवण का रसायनों के रूप में क्या क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहले धातु से ग्रीस हटाने के लिए, जैसे कि खदान में कोई धातु निकली है तो धातु पर अलग अलग प्रकार के जैसे ग्रीस वगैरह और कुछ लग जाता है तो उसे शुद्ध करने के लिए NaOH लवण का काम किया जाता है, ठीक है। NaOH को काम में लिया जाता है धातु से ग्रीस हटाने के लिए या धातु को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। साबुन जहां पर भी साबुन बनते हैं फैक्ट्रियों में, वहां पर भी NaOH का उपयोग किया जाता है। NaOH क्षार है, मैंने आपको बता दिया था। और साबुन में क्या है, क्षारक है, तो साबुन क्षारक से क्षारक बनता है, ठीक है। तो आपको सब पता है, आप समझदार हो, खूब ब्रिलियंट आदमी हो, आप अच्छे खूब समझते हो, मेरी भावना हो आप, ठीक है। जैसे क्षारक से ही साबुन बनाया जाता है। अपमार्जक क्या होते हैं? साबुन तो होता है जैसे कपड़े धोने का, अपमार्जक क्या होते हैं? आगे हमारे टॉपिक आएगा, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अपमार्जक क्या होते हैं? जैसे कि कपड़े धोने के लिए आता है साबुन से कपड़े धोते हैं। और अपमार्जक क्या होते हैं? जैसे कि सरफ आती है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ये अपमार्जक में आता है। जैसे साबुन है वो मीठे पानी में काम करते हैं, मीठे पानी में ही कपड़ों को अच्छी तरह साफ कर देते हैं। लेकिन अगर किसी के पानी खारा हो या कड़वा हो, किसी प्रकार का पानी हो तो क्या करें, उसमें साबुन काम नहीं आता है, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर नए नए प्रकार के अपमार्जक यूज किए जाते हैं, जैसे कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और बहुत से अपमार्जक हैं, उनका यूज किया जाता है, उससे कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। अपमार्जक जहां पर भी बनाए जाते हैं वहां पर भी NaOH का उपयोग किया जाता है। कागज बनाने में कैसे, जैसे कि पेड़ों की छाल से कागज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कागज बनाएंगे तो पेड़ों की छाल तो आप जानते हैं पीली हो सकती है, काली हो सकती है, कैसे कैसे पेड़ों की छाल हो सकती है, तो ठीक है, कागज होते हैं बिल्कुल व्हाइट, तो ठीक है। क्या करते हैं, NaOH के विलयन में जब जो होगा, हम पेड़ों की छाल से जो छाल प्राप्त करेंगे उसको जब NaOH के विलयन से गुजारेंगे तो वो कलरलेस हो जाता है, व्हाइट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और फिर उससे ही ये व्हाइट पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। वो पीले रंग की होती है। अगर आपने देखा होगा कई अच्छी क्वालिटी के पेपर नहीं आते हैं, कॉपियां नहीं आती है, वो करीब करीब पीले रंग की होती है, वो सस्ती भी आती है क्योंकि उनमें ज्यादा NaOH का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और जो बढ़िया क्वालिटी के पेपर आते हैं, कागज आते हैं, उनमें NaOH का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो महंगे भी आते हैं, ठीक है। कागज बनाने, जहां पर भी कागज बनते हैं उन फैक्ट्रियों में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर बनाने में, फाइबर आप जानते हो सब, जैसे कि फाइबर में प्रकाश आर पार हो सकता है, ठीक है। जैसे कि फाइबर लगाते हैं, फाइबर तो आप सब जानते हैं, फाइबर लगाते हैं, तो फाइबर होते हैं, उनको बनाने में भी आपने देखा होगा फाइबर भी थोड़े थोड़े पारदर्शी होते हैं, उनको पारदर्शी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वहां पर भी NaOH का उपयोग किया जाता है, क्षारक का। NaOH एक क्षार भी है और क्षारक भी है, ठीक है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है इसलिए इसे क्षार भी कह सकते हैं। वैसे तो है क्षारक है, ठीक है, इनके उपयोग ये है। और आगे हम अगला पढ़ते हैं, ठीक है, अगले पेज में अगला क्षारक। तो दोस्तों सेकंड है लवण, हमारा विरंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है, देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है। बुझे हुए चूने पर Cl2 गैस की क्रिया करवाने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे बुझा हुआ चूना है, उस पर अगर हम Cl2 गैस प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O, तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaO, और लगेगा यहाँ पे बीच में, मिस हो गया, ठीक है, CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। ये CaOH2 ये क्या है, यहां पर बुझा हुआ चूना,
ठीक है। इसकी क्रिया जब इस पर Cl2 गैस प्रोवाइड करवाएंगे, इसकी क्रिया Cl2 गैस से करवाएंगे तो CaO Cl2 + H2 गैस बनेगी। ठीक है। अब ये जो विरंजक चूर्ण है इसका क्या काम है? ठीक है, हमने पढ़ लिया ये लवण है, लवण का रसायनों के रूप में उपयोग पढ़ लिया, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं रसायनों के बनाने में। ठीक है, तो क्या क्या काम आएगा इससे बनाए हुए रसायन, क्या काम आएगा, क्या उपयोग होगा इससे बनाए हुए रसायन का? ठीक है, वो देखते हैं हम। उपयोग वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन में। ठीक है, जैसे वस्त्र उद्योग होते हैं, वस्त्र उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग आदि वस्त्र उद्योग होते हैं ना, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। क्या काम में? जैसे वस्त्र है, वस्त्र के जैसे रेशे होते हैं वस्त्र के, उन रेशों को एक जगह इकट्ठा करके मजबूत बनाने में। जैसे सूती वस्त्र में लिनेन कपड़ा होता है। ठीक है, जैसे सूती होती है वैसे लिनेन होता है। ठीक है, उसमें उद्योगों में उपचायक के रूप में। ठीक है, उद्योग जैसे कि अपचयित करना, हमने अपचयन उपचयन पढ़ा था। जैसे कि कोई उद्योग है, जैसे कि किसी पदार्थ को अलग करना है तो उसको अपचयित करके भी हम अलग कर सकते हैं, हमने पढ़ा था, और आगे भी डिटेल में आएगा तब और समझा देंगे। ठीक है, उद्योग में उपचायक के रूप में। ठीक है, हम किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम उसे अपचयित करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे कागज के उद्योगों में लकड़ी को रंगहीन बनाने में, जैसे कि कागज बनाने की फैक्ट्री होती है, वहां पर आपको पता है लकड़ी से कागज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लकड़ी पीले रंग की होती है, तो उसका जो रंग है उसको अपचयित कर देते हैं, उस रंग को हटाने के लिए भी इस विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, रंजक क्या होते हैं? जो रंग प्रदान करते हैं। तो विरंजक मतलब जो रंग को हटा देंगे, विरंजक चूर्ण जो रंग को हटाने के काम आते हैं, वो चूर्ण, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, आप नाम देखते ही पहचान भी सकते हो। कागज के उद्योग में लकड़ी को रंगहीन बनाने में और जल को पीने योग्य बनाने में। ठीक है, यहाँ पर भी वो हटा रहा है। ठीक है, विरंजक मतलब हटा देगा कलर को, फिर अशुद्धियों को, सब कुछ को, जैसे कि ये हमें शुद्ध चीज प्राप्त करवाएगा, बस अशुद्ध चीज को वहां से हटा देगा। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, जल को पीने योग्य बनाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जल को पीने योग्य बनाने में कैसे किया जाता है? ठीक है, आप बोलोगे सर आप करते हो क्या? हमने तो किया ही नहीं, मैं भी नहीं करता हूं। तो कहाँ करते हैं इसका उपयोग? हमने तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कहाँ करते हैं। जैसे कि हम आरओ का पानी पीते हैं, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स को ये याद होनी चाहिए। ठीक है, आरओ, आप बोलते हैं आरओ का पानी, अगर आरओ का पानी कुछ फुल फॉर्म तो होगी, तो उसके रिवर्स यानी पीछे, ऑस्मोसिस यानी फिल्टर हो जाता है, पीछे होके उसकी क्रिया करा के उसको फिल्टर कर देते हैं, उसमें जो अशुद्धि होती है वो भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब बोलोगे सर आप आरओ का पानी पीते हो क्या ये सही होता है, सही नहीं होता है, क्या करें, हम पिए कि नहीं पिए? ठीक है, तो एक हद तक ये सही भी है और एक हद तक गलत भी है, क्योंकि अब कैसे है? ठीक है, इसको बताते हैं डिटेल में। जैसे कि आरओ का पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी क्या काम करता है? अशुद्धि को हटा देता है। जैसे कि हम घर में भी आरओ लगवा लेते हैं, अगर कोई आरओ बिल्कुल सेटअप उसका सही नहीं होगा तो वो अशुद्धियों के साथ साथ जो जल में हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है, जैसे खनिज लवण आदि, उनको भी हटा देगा। अगर ऐसा पानी हम पीते रहे, जैसे कुछ दिनों तक, 6-7 महीनों तक ऐसा पानी हमने पी लिया जिसमें नहीं लोह तत्व और इंपोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी हटा देगा वो, तो ऐसे पानी से हम धीरे धीरे बीमार हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल जल में फ्लोराइड बहुत हो रहा है, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए आरओ की जरूरत है भी, और बिना आरओ का सेटअप सही नहीं होने के कारण हमें नुकसान भी हो सकता है आरओ के पानी से। इसलिए आप आरओ का पानी पीजिएगा, लेकिन कम से कम पीजिएगा, पहले ये चेक कर लीजिएगा। अगर आपने आरओ लगवाया है तो ये चेक कर लेना कि आपका सेटअप सही है कि नहीं। एक बार जो मिस्त्री है, जैसे मैकेनिक, उसको दिखा लेना। ठीक है, ज्यादा आरओ के पानी पीने से और ज्यादा दिनों तक आरओ का जो ज्यादा शुद्ध पानी पीने से भी हमारे शरीर को नुकसान हो जाता है। ठीक है, हमारे जैसे शरीर में तत्वों की, जैसे इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है, जिससे हम बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आरओ का पानी कुछ हद तक सही भी रहता है, कुछ हद तक गलत भी रहता है, जैसे जल को पीने योग्य बनाने में। ठीक है, आरओ की बड़ी बड़ी कंपनी होती है, आरओ का पानी आता है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, किसका? विरंजक चूर्ण का। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं हम। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा, लेकिन आप अपने हाथ से जो नोट्स लिखेंगे ना, तो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्सों की तो एक अलग ही पहचान होती है, आप सब जानते हैं। अगर मैं चलो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कुछ पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, और ठीक है, और अगर आप एक वीडियो को पॉज करके बीच में लिखते जाओगे तो लिखोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको लिखना भी हो जाएगा आपका, और आपको याद भी रहेगा। एग्जाम में जैसे ही आएगा उपयोग, तो आपको याद भी आ सकता है इससे। जैसे कि खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स का 50% हिस्सा होता है हमारे याद करने में, दूसरे का लिखा हुआ दूसरे का ही होता है, और खुद के हाथ से जो रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, उसको एक बार पढ़ने में याद हो जाता है, और जो दूसरे के हाथ से लिखे हुए को वापस हम रीडिंग करते हैं ना, तो याद ही नहीं आता है क्या बोला था, क्या हुआ था। और खुद के हाथ से जो लिखते हैं, हम खुद के हिसाब से बना लेते हैं, सर ने इसको ऐसे समझाया था, तो कुछ जो लिखा हुआ छूट जाता है उसको हम नोट्स में लिख लेते हैं शॉर्ट में समझने के लिए, जैसे कि बाद में याद रहे हमको। ठीक है, तो मेरी मानो तो आप साथ साथ एक कॉपी ले लेना, उसमें बनाए जाना। ठीक है, कोर्स पूरा करवाएंगे हम, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ समस्या है तो कमेंट करके बोल देना बच्चों। तीसरा हमारा बेकिंग सोडा।
या फिर खाने का सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, अब आप नाम देख के सोचेंगे खाने का सोडा, अब ये खाने का है क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप गलत सोच ही नहीं सकते। इसका नाम है खाने का सोडा, तो ये खाने में भी काम में लिया जाता है। अब खाने में कैसे काम में लिया जाता है बताएंगे, रुको जरा सब्र करो। पहले डेफिनेशन देखते हैं। यह दुर्बल असंचारक है। ठीक है, दुर्बल असंचारक, इसका मतलब क्या होता है? दुर्बल, दुर्बल आप जाने, दुर्बल आदमी जिसमें बल नहीं हो, इसमें क्षमता न हो। असंचारक यानी जैसे असंचारक जो नष्ट हो जाए, आसानी से ही नष्ट हो जाए या किसी के साथ घुल मिल जाए, दुर्बल असंचारक है। ठीक है, ये आसानी से नष्ट हो जाता है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये किसी को संचारित नहीं करता। जैसे कि अगर इसे हम खा लेंगे ना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, खा लेना, जैसे कि बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा हो, खाने का सोडा नाम से पता लग रहा है अगर खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो खाने का है, तो दुर्बल असंचारक है वो। ठीक है, तो इसकी क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। ठीक है, NaCl सब जानते हैं नमक होता है, और नमक देसी भाषा में नून। ठीक है, और CO2 गैस, H2 होता है जल, और NH3 होता है अमोनिया। जब इनको मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl, और क्या बनेगा? बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा और NH4Cl, जिसको बोलते हैं अमोनियम, ये प्राप्त होगा। ठीक है, अमोनिया अलग होता है और अमोनियम अलग होता है। कैसे? अमोनिया होता है NH3, ठीक है, और अमोनियम क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, याद रखना अमोनिया और अमोनियम अलग होता है। ठीक है, और जैसे कि ये बन गया हमें, जैसे NaHCO3, ये बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, बेकिंग सोडा को हम खाने में डालते हैं। ठीक है, जैसे कि बाटी बनाते हैं हम, या फिर जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या काम करता है ब्रेड में? जैसे ब्रेड आप जानते हो, ब्रेड फूली हुई आती है, तो बेकिंग सोडा क्या काम करता है? उसको फुलाने का काम करता है। ठीक है, जैसे ब्रेड में बेकिंग सोडा डालेंगे तो ब्रेड फूल जाती है। ठीक है, तो उसको बेकिंग सोडा डालेंगे, तो डालने के बाद क्या करते हैं, उसे तेल में उतारते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो गर्म होगी, उसकी अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर, जैसे कि बाटियों में डलता है, बाटी फूल जाती है थोड़ी, तो बाटी में डलता है, तो बाटी को जब हम सेकते हैं तो बेकिंग सोडा भी साथ साथ सेकता है या गर्म होता है खाना पकाते समय गर्म होने पर। तो गर्म होने के पर जो अभिक्रिया होगी, उसकी अलग और अभिक्रिया होगी, उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे NaHCO3 ये है बेकिंग सोडा, तब इसमें ऊष्मा गर्म करते हैं, तो क्या करते हैं, ऊष्मा उसको देते ही है। ठीक है, ऊष्मा देंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? Na2CO3, और उसमें से H2O गैस। ठीक है, गैस क्यों बोल रहा हूं मैं H2O? ठीक है, आप सोच रहे हो गलत बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है, H2O, उसमें जल कुछ मात्रा में होगा, वो थोड़ा बहुत गीला रहता है ना, तो उसमें कुछ मात्रा में जल होगा। फिर हम देखते हैं, जैसे बाटियों को उसमें डाल देते हैं, तो पहले तो थोड़ी गीली होती है, और फिर हम सेक के निकालते हैं, तब वो गीली नहीं होती। क्यों नहीं होती? यो नहीं होती, देखो, प्लस CO2। ठीक है, यहां पर तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मैंने गलत नहीं लगाया, ये सही लगाया बिल्कुल। और यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, ये जी का मतलब होता है गैस, और गैस H2 आप जानते हो लिक्विड है, लेकिन मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, वो लिख रहा हूं मैं बिल्कुल सही। क्यों? अब देखो, पहले भी आया था और ऐसे ही आया था, और मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, जिन्होंने देखा था वो कमेंट में बता दो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, नए हो, उनको मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, H2O, अब इसमें जल होगा, तो जल कैसे निकल पाएगा इसमें से? जल ऊष्मा के रूप में निकलेगा। यहां पर जल ऊष्मा के रूप में, जैसे वाष्प के रूप में। जल आप जानते हो, एक तो लिक्विड के रूप में होता है, और एक खाना पकाते समय वाष्प के रूप में भी जल बाहर निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है। वाष्प क्या होती है? वाष्प गैस होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर गैस लिखा है, और CO2 गैस बनती है। ठीक है, अब इसके उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का किस किस में उपयोग किया जाता है? खाने में उपयोग किया जाता है, सबको पता है, मैंने लिख दिया, आपको बता दिया। और क्या क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में, बेकिंग पाउडर, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो अब देखेंगे बेकिंग सोडा तो देख लिया क्या होता है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग से समझ में आ गया होगा, बनता तो बेकिंग सोडा से है बेकिंग पाउडर, लेकिन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। सब लिखा है मैंने, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है जब, नहीं, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब टार्टरिक अम्ल कहां से लाए? आप जानते हो इमली तो जानते हो सब, इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। जैसे हम बेकिंग पाउडर को और इमली क्रिया करवाएंगे तो हमें बेकिंग पाउडर भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बेकिंग पाउडर बनाना है तो हम बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिला देंगे तो हमें बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। और हमें बेकिंग सोडा बनाना है तो क्या करेंगे? बेकिंग पाउडर में से टार्टरिक अम्ल को हटा देंगे तो हमें बेकिंग सोडा मिल जाएगा। दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती है इसमें, जैसे कि हमें बेकिंग सोडा से, बेकिंग पाउडर से बेकिंग सोडा मिल सकता है, और बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक अम्ल ऐड कर देंगे तो बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। अगला देखते हैं क्या, अगला है अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक, अग्नि आग, शामक बुझाना। ठीक है, आग बुझाने के काम में भी लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल पंप होता है,
वहां पर आग लग जाए, पेट्रोल आप जानते हो ज्वलनशील द्रव्य है, ठीक है, तो उसमें आग लग जाए, तो आग लग जाने से बचाने के लिए, गलती से आग लग जाए तो उससे बचाने के लिए छोटे छोटे टैंक होते हैं लाल रंग के, आपने देखे होंगे, सब देखा है आपने, जानबूझ के अनजान मत होना, सब देखा आपने, ठीक है। तो उसमें व्हाइट से जब उन आग लग जाती है तो उसको खोल के और वो व्हाइट से गैस निकलती है, वो गैस उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा भी मिला हुआ होता है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, अज्वलनशील पदार्थ है बेकिंग सोडा, ठीक है। अगर ज्वलनशील पदार्थ होगा तो खाना बनाएंगे तो खाना बनाने में खाने में ही आग लग जाएगी, तो बेकिंग सोडा अज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक के या आग बुझाने के जैसे काम में भी लिया जाता है। एक और उपयोग इसका देखते हैं, इसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। अब एंटी एसिड क्या है, ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, ठीक है, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पेट में कभी कभी दर्द होता है, क्यों होता है वो, ठीक है, पेट में क्या है, अम्लता बढ़ जाती है, पेट में अम्लता बढ़ने से पेट में दर्द होने लग जाता है। अब क्या करें हम जिससे वो दर्द मिट जाए, मैंने पहले बता दिया आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर से बता देता हूं आपको, नए जुड़े होंगे उनको, ठीक है। क्या होता है उसमें, क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है तो दर्द के कारण, दर्द क्यों होता है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है। अब उस अम्लता को दूर करने के लिए हमें क्षारक लेना पड़ेगा, और ठीक है, और ये क्या है, एक दुर्बल क्षारक है, जो हम खा लेंगे तो कोई नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है। अब क्षारक के रूप में हम कैसे खाएं, जैसे बेकिंग सोडा है, इसको डायरेक्ट खा जाए क्या, ऐसे नहीं खाना है, ठीक है। क्या करना है, जैसे कि क्या आता है, जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा किस में आता है, ठीक है, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड का मतलब है एंट का मतलब है नष्ट करना, एसिड होता है अम्ल, ठीक है, जानते हो। एक एक चीज का संधि विच्छेद करके देखेंगे ना तो हर चीज में छिपा हुआ होता है कि मैं क्या हूं, ठीक है। एंट का होता है नष्ट करना, जैसे एंटी पार्टी होती है, वो क्या करती है, दूसरे को मारती है, काटती है, भगाड़ती है, ठीक है, दूसरी पार्टी को हराना ही चाहती है, मतलब दूसरी पार्टी के विपरीत होती है, तो एंट यानी विपरीत है, एसिड यानी अम्ल के विपरीत होगा, तो अम्ल के विपरीत क्या होगा, क्षार, ठीक है, उसके रूप में किया जाता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, जैसे इनो है वो एंटासिड का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। आपने कई देखा भी होगा कि जैसे पेट में अम्लता होती है तो पानी में इनो को डालते हैं और इनो में झाग आते हैं और उन झागों को मिटने से पहले उसे पी जाते हैं, ठीक है। तो पेट में अम्ल और हम गिलास में डालकर इनो, जो दुर्बल क्षारक होता है, इनो क्या होता है, दुर्बल क्षारक, यही होता है, उसमें बेकिंग सोडा भी मिला हुआ होता है, ठीक है। तो उसका उपयोग हो गया, आपको पता है, ठीक है, तो उसको डालते हैं और हम पी जाते हैं। तो पेट में अम्ल, गिलास में डालेंगे वो होगा क्षारक, जैसे इनो होगा वो होगा क्षारक, तो अम्ल और क्षारक मिलके क्या बना देंगे, लवण बना देंगे, ठीक है। लवण जो उदासीन होता है, ठीक है, तो पेट की अम्लता दूर हो जाएगी, पेट में दर्द समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपके कभी पेट में दर्द हो तो इनो पी जाना, ठीक है, अगर कुछ हो जाए तो मैं बैठा हूं, ठीक है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। जब पेट में कुछ भी दर्द हो जाता है वो पेट की अम्लता कारण ही होता है, ज्यादातर 90% तो अम्लता कारण होता है, और कुछ प्रॉब्लम हो वो अलग होता है, ठीक है। तो इनो वगैरह ऐसा उपयोग किया जाता है। तो अगला देखते हैं हम, अगला है दोस्तों चौथे नंबर पर हमारा धोने का सोडा। धोने का सोडा नाम से पता चल रहा है धोने का सोडा, तो इस सोडे को क्या काम लिया जाएगा, धोने के काम लिया जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए, सोडियम कार्बोनेट की जल के 10 अणुओं से क्रिया करवाने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट है, उसकी अगर हम जल के 10 अणुओं से क्रिया करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धोने का सोडा प्राप्त होगा, धोने का, ठीक है। देखिए ये हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम जल के 10 अणुओं से, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट की जल के 10 अणुओं से अभिक्रिया करवाई तो ये बन गया हमारा धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा बन गया है। अब इस धोने के सोडे के उपयोग क्या क्या है, ठीक है, जैसे कांच, साबुन, कागज उद्योगों में, जैसे कि कांच है, साबुन है और कागज के जो उद्योग है उसमें उनकी धुलाई करने के लिए, उसको साफ निकालने के लिए धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। धोकर इसको साफ निकाल देते हैं, ठीक है। घरों में सफाई में, ठीक है, घरों में जैसे कुछ गंदगी हो जाती है, जैसे दीवार खराब हो जाती है, कुछ जिद्दी मैल होते हैं, उनको उनकी सफाई कर दी जाती है, ठीक है। इससे क्या है, कपड़े कुछ जिद्दी दाग हो जाते हैं कपड़ों में, तो उनको भी उससे साफ किया जाता है, ठीक है। जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर करने में, ठीक है, जैसे कठोर का मतलब होता है कठोर, जो हमसे न टूटे, तो इसमें ये मतलब नहीं है कि जल कठोर, जैसे कि ऐसा जल जो हमसे नहीं टूट रहा है वो कठोर जल है, उसको ये क्या होता है, स्थायी रूप से दूर कर देता है, कठोर जल को हटा देता है। कठोर का मतलब होता है खारा जल या फिर ऐसा जल इसमें कपड़े सही तरह से साफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम डालेंगे जल में तो कठोरता दूर हो जाएगी, और कठोरता दूर हो जाएगी जल की, तो जो साबुन है उससे कपड़े आराम से साफ निकल सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं धोने का सोडा। इसलिए जल की कठोरता को स्थायी रूप से दूर कर देता है, जैसे कि एक बार जल में डाला तो जल की कठोरता है या फिर जो जल में खारा जल है वो खारापन वगैरह दूर हो जाते हैं इससे। इसको इसलिए काम में प्रकार का है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, इसका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ठीक है,
जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणु त्याग देता है। ठीक है, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो जिप्सम जल के अणु त्याग देता है और क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है यही होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट यानी जल। ठीक है, ये बनाता है, इसे पीओपी कहते हैं। और जो पीओपी है वो सफेद रंग का होता है। ठीक है, बता दूं मैं आपको। और जो पीओपी है उसका जो चूर्ण है, सफेद चूर्ण, उसको अगर हम जल में डालेंगे तो क्या होगा, अगर पीओपी के चूर्ण को, सफेद चूर्ण को जल में डालेंगे तो वो फिर से जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। CaSO4.2H2 ये है जिप्सम, CaSO4.2H2O, इसको अगर हम ऊष्मा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें से CaSO4 अलग हो जाएगा और यहां पर आधा H2 बचेगा, CaSO4 हाफ H2O, ये होता है पीओपी। ठीक है, और फिर 2 जल के अणु थे ना यहाँ पर, तो आधा ही रह गया, तो क्या बचा, 1.5 जल के अणु बच गए। ठीक है, तो इसको उपयोग कहां किया जाता है, पीओपी को उपयोग कहां किया जाता है, देखिए टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने में। ठीक है, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो आपने देखा होगा बहुत से यहाँ पर हाथ पे प्लास्टर बंधवा के आते हैं और ऐसे ही रखते हैं हाथ को, तो हड्डियां टूट जाती है ना, तो पीओपी क्या है, जल के साथ थोड़ा सा जल में मिलाएंगे ना, तो गीला करके लगाते हैं तो बहुत सूखने के बाद कठोर हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। तो हड्डियों को एक जगह रखकर वहां पर पीओपी लगा दिया जाता है, प्लास्टर करके पीओपी लगा दिया जाता है, जिससे क्या है, कठोर हो जाता है पीओपी और हड्डियां वहीं की वहीं रहते हैं और कुछ दिनों तक वहीं की वहीं रहती है, वो क्या होती है, जुड़ जाती है। इस उपयोग में भी किया जाता है। अगला खिलौने बनाने में, सिर्फ पीओपी के बहुत अच्छे खिलौने बनते हैं। क्या है, जैसे कि कोई खिलौना बनाना है, खिलौने ऐसे टूट जाते हैं, लेकिन अच्छे खिलौने बनाने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। खिलौने सजावट के सामान्य बच्चों के खेलने के लिए, जैसे गुड़िया, जैसे कि ऐसे बनाए जाते हैं कि सजावट के रूप में आप कहोगे सर पीओपी ला के रख दिया तो क्या सज जाएगा, ऐसे नहीं भैया। क्या होता है, देखिए दीवारों पर सजावट के रूप में, जैसे कि दीवारों पर वॉल पुट्टी करवाते हैं हम, तो उसमें भी पीओपी की मात्रा होती है, उससे चिकनाई आती है और दीवार स्मूथ हो जाती है। ठीक है, और कैसे, जैसे कि दीवारों की छत होती है, उस पर आप देखते हैं कई जगह डिजाइन होती है, जैसे पंखे की 4 और डिजाइन होती है, वो डिजाइन पीओपी के द्वारा ही बनाई जाती है। आप सब जानते हैं पीओपी एक कठोर पदार्थ है, एक बार लगाने के बाद में फिर जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा दिखता है मकान पीओपी लगाने के बाद में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस तक, और लास्ट है हमारा एक डेफिनेशन है, वो आ रही है, उसको लिखते हैं अभी। दोस्तों हम इस पार्ट अम्ल क्षार एवं लवण, इस पार्ट के आखिरी टॉपिक पर पहुंच गए और आखिरी टॉपिक को भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आखिरी टॉपिक हमारा क्रिस्टलन का जल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है क्रिस्टलन का जल, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, ऐसे चुटकियों में अभी देखो क्या चाल होता है। इसी लवण के सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या पर क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, रटना नहीं है, हमें बिल्कुल समझना है। ठीक है, अच्छे प्रकार से समझेंगे, सालों साल चलेगा, और रटेंगे तो 5 दिन में ही वापस भूल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए कोई रासायनिक सूत्र है, जैसे कि ये रासायनिक सूत्र है, ये क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें हमें क्रिस्टलन का जल देखना है, तो क्रिस्टलन का जल किसी रासायनिक सूत्र में निश्चित अणु, जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल होती है। ये रासायनिक सूत्र है, इसमें निश्चित अणु, जल के अणुओं की संख्या है 2। ठीक है, जल के अणु है उसमें 2 हैं। ठीक है, क्रिस्टलन का जल कितना हो जाएगा, 2। यही होता है क्रिस्टलन का जल, किसी भी रासायनिक सूत्र में निश्चित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। ठीक है, ये है हमारा क्या है, पीओपी है। तो इसमें क्रिस्टलन जल के अणु संख्या, निश्चित जल के अणु संख्या दिख रही है, आधा जल का अणु है, तो यहाँ पर क्रिस्टलन का जल कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, क्रिस्टलन का जल आधा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही और देखते हैं हम एक और, जैसे कि हाफ H2O, ये इसमें क्रिस्टलन का जल कितना हो जाएगा, ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, और ये पार्ट हो गया हमारा पूरा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया और कुछ छूट गया हो तो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की ओर जाएंगे हम। 2 पार्ट करवा दिए हैं, पहला पार्ट, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना जाकर, चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको सारी वीडियो, क्रम वाइज मिल जाएंगे। ठीक है।